हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हो, हम CSIR नेट लाइफ साइंसेज का फ्री बैच एक यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये उसकी क्लास 1 होने वाली है एंड इसमें हम सेल बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। इससे आगे आने वाली वीडियोस में हम सेल बायोलॉजी को ही कंटिन्यू करेंगे जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती। तो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सेल क्या होता है, सेल थ्योरी किसने दी थी और क्या क्या उसके अंदर होता है, इवोल्यूशन सेल का कैसे हुआ था, तो किस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल्स इवॉल्व्ड टू गिव राइज टू यूकैरियोटिक सेल्स, वो हम देखेंगे। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फंक्शन क्या होता है, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक क्या होती है, फ्रीज ईचिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल जो होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, आप सबको पता है। एंड अगर हम देखें तो सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं एक्सेप्ट वायरसेस, क्योंकि वायरसेस को हम क्या बोलते हैं, ए सेलुलर बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेल नहीं होता, या नॉन सेलुलर आप बोल सकते हो, सेल नहीं होता उनके अंदर। तो इसीलिए सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन भी आप वायरसेस को बोल सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेल टर्म दी किसने थी। तो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल्यूलर टर्म्स से सेल के बारे में बताया था। सेलुला इज बेसिकली कंपार्टमेंट, तो इन्होंने जिस तरीके से सेल्स को देखा तो वो एक कंपार्टमेंट की तरह दिख रहे थे, इसीलिए उसका नाम सेलुला यानी सेल रख दिया गया। एंड इन्होंने डेड सेल के बारे में डिस्कस किया था, लाइव सेल इन्होंने नहीं देखे थे। लाइव सेल देखने वाले एंटोन वैन ल्यूवन हुक थे, जिन्होंने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा माइक्रोस्कोप के नीचे। एंड वो जो भी उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा वो सब मूव कर पा रहे थे एनिमल्स की तरह, तो इन्होंने उसका नाम रख दिया एनिमल क्यूल्स। एनिमल क्यूल्स यानी लिटिल एनिमल्स, इन्होंने ये टर्म उनके लिए दे दी। इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलावा स्पर्म सेल्स वगैरह को भी देखा था। अगर रॉबर्ट हुक की बुक का या पब्लिकेशन का नाम भी आप याद रख सकते हो, इसका नाम है माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया टर्म हम यूज करते हैं जो रॉबर्ट हुक ने अपनी एक वर्क को पब्लिश किया था इस पर्टिकुलर बुक के अंदर। नेक्स्ट आता है कि अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो उसके बेसिस पे हम सेल को कितने में डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो एक रीजन होता है जिसे न्यूक्लियोइड बोला जाता है, इसी रीजन के अंदर डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल लाई कर रहा होता है। यूकैरियोट्स के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की बात करोगे तो वो भी प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, यूकैरियोट्स में होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो बेसिक वाले मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपको साइटोप्लाज्म और साइटोसोल के बारे में भी पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल। तो डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेलीज से बना होता है। इसका मतलब क्या है, तो जो भी एक्वस कंपार्टमेंट होता है सेल का उसे हम साइटोसोल बोलते हैं, उसी के अंदर ऑर्गेनेलीज लाई कर रहे होते हैं। जब दोनों को आप कंबाइन कर दोगे तो टोटल जो वो ये रीजन बनता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी जो कि सेल से रिलेटेड हम पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेल थ्योरी। क्योंकि ये सब बेसिक है, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ। जो डिफिकल्ट टॉपिक्स आएंगे उन्हें थोड़ा हम डिटेल में अलग से करेंगे। तो सेल थ्योरी को किसने दिया था, श्लिडिन एंड श्वान दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था इसके बारे में। श्लिडिन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, यानी उन्होंने बॉटनी में कुछ किया हुआ था, रिसर्च वगैरह करते थे। तो उन्होंने बोला था सारे प्लांट्स जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं। श्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने बेसिकली ये बोला था कि सारे एनिमल्स भी सेल से बने होते हैं। तो दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दे दी थी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, all the living organisms are made up of cells. All the living organisms are made up of cells, यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स से बने होते हैं। ठीक है। बट रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट थे जिनको लगा कि मतलब कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है सेल थ्योरी में। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक चीज़ बोली थी जिसे लिखा जाता है ओमिनिस सेलुला ए सेलुला।
मतलब जो भी न्यू सेल्स डेवलप होते हैं वो सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से डेवलप होते हैं। सो ऑल दी न्यू सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये स्टेटमेंट उन्होंने दी थी। तो इसी तरीके से सेल थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो गई थी। तो पहले दी इन्होंने थी, मॉडिफाई इन्होंने करी, और फिर पूरी सेल थ्योरी जो है वो बनी। इसमें क्या क्या चीज़ें बोली जाती हैं, तो एक तो स्टेटमेंट यही हो गई, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दूसरी बोली जाती है ऑल दी न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नेक्स्ट इसमें बोली जाती है एनर्जी फ्लो भी होता है सेल्स के अंदर, ये भी बोला जाता है, ये ज़्यादातर हम पढ़ाते नहीं है बट आपको याद रखना है। एनर्जी फ्लो अकर्स इन सेल, अकर्स इन सेल्स, ठीक है, ये भी बोलते हैं। नेक्स्ट ये भी बोलते हैं कि सेल जो होते हैं उसके अंदर एक हेरिडिटरी मटेरियल होता है जिसे हम डीएनए बोलते हैं, और वही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन या एक सेल से दूसरे सेल में पास ऑन होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो सेल थ्योरी में बताई जाती हैं, वो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है यहाँ, मैंने आपको एक्सेप्शन बताई थी, तो एक्सेप्शन सबसे पहली एक्सेप्शन जो आती है, यहाँ लिख देते हैं, एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहली जो एक्सेप्शन यहाँ पे है दैट इज वायरस, क्योंकि वायरस के अंदर सेल नहीं होता तो वो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, बट देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस विच बिलोंग टू बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, दोनों से मैच करती हैं, तो इसीलिए ये एक एक्सेप्शन कंसीडर किया जाता है। दूसरा इसमें ना एग्जाम्पल पैरामीशियम का भी देते हैं, ये आपकी बुक में दिया नहीं हुआ जो पाथ फाइंडर में रेफर करने के लिए बोलती हूँ, तो लेकिन आपको याद रखना है। पैरामीशियम हैज टू न्यूक्लियाई इन दी सेल्स, वन इज द मैक्रोन्यूक्लियस एंड अनदर वन इज द माइक्रोन्यूक्लियस। क्योंकि इसके पास मोर देन वन न्यूक्लियस है इसीलिए इसे भी सेल थ्योरी का पार्ट नहीं माना जाता, एक्सेप्शन बोलते हैं। क्योंकि नॉर्मली सेल थ्योरी ये बोलती है कि जेनेटिक मटेरियल लाई करता है न्यूक्लियस में एक सेल के, बट क्योंकि यहाँ दो न्यूक्लियस हैं, या आप बोल सकते हो सिंसाइशियम या सिनोसिटिक कंडीशंस जो भी होती हैं जिसमें मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो सारे ही सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस कंसीडर किए जाते हैं। चलो हमने सेल थ्योरी डिस्कस कर लिया, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है सेल्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ। इवोल्यूशन इन द सेंस कि आपको इतना याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बने थे, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स ने किस तरीके से यूकैरियोटिक सेल्स बनाए एंड किस तरीके से सेल्स बेसिकली बने थे। तो इनिशियली पहले सेल्स बने, फिर उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स डेवलप हुए फुल्ली फंक्शनल, देन फिर यूकैरियोटिक बने, तो वो सारा इवोल्यूशन ऑफ सेल में आता है। इसमें सबसे पहले हम टर्म यूज करते हैं प्राइमॉर्डियल सूप। बेसिकली कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने ये टर्म यूज करी थी एंड बोला था अर्लीस्ट सेल्स जो है वो लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स अगो बने थे, एंड वो सेल्स जो भी बने थे वो एक मिक्सचर से बने थे, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड वो मिक्सचर है प्राइमॉर्डियल सूप। तो सूप लाइक आप बोल सकते हो इसे, ये लिक्विड या एक्वस होता है टेक्सचर में, तो ऐसा बोला गया कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिक्सचर से, जिसे हम प्राइमॉर्डियल सूप बोल रहे हैं, उसके मिक्सचर से सेल्स डेवलप हुए। एंड सेल्स जो सबसे पहले बने थे वो आपको याद रखना है हेट्रोट्रॉफ्स थे, एंड हेट्रोट्रॉफ्स में भी कौन सी वाली कैटेगरी, तो वहां पे हम टर्म यूज करते हैं कीमो हेट्रोट्रॉफ। तो जो केमिकल्स से, केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके जो भी अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफिल करते थे, तो कीमो हेट्रोट्रॉफ्स बोला जाता था, तो वो बने थे। एंड फिर उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो डेवलप हुए। तो बेसिकली जो वहाँ पे कीमो हेट्रोट्रॉफ्स डेवलप हुए थे वो प्रोकैरियोटिक ही थे, और वो थे जिन्होंने आगे जाके यूकैरियोटिक सेल्स जो है उन्हें बनाया। एंड बोला जाता है कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जो बने थे वो प्रोकैरियोटिक ही थे, एंड जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो कब बने, तो लगभग 1.5 बिलियन ईयर्स अगो बने थे, तो बहुत ज़्यादा टाइम इन्हें नहीं हुआ है, प्रोकैरियोटिक को आए हुए ज़्यादा टाइम हो गया है। अब साइंटिस्ट ने ये सोचा कि क्या क्या चेंजेस हुए जिनकी वजह से प्रोकैरियोटिक सेल्स ने यूकैरियोटिक सेल्स बना दिए, तो वो सारे चेंजेस आपको यहाँ पॉइंट्स में हाईलाइट करके दिखाए हुए हैं। First is acquired more DNA because prokaryotic cells are the primitive cells, so they had very little amount of nucleic acid या DNA. लेकिन जैसे जैसे यूकैरियोट्स में वो डेवलप हुए तो यूकैरियोटिक सेल्स एक्वायर्ड मोर डीएनए। सो व्हेनेवर अ प्रोकैरियोटिक सेल इज प्रेजेंट, वो है,
और उसके अंदर ज़्यादा डीएनए एकोमोडेट करने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे ज़्यादा डीएनए एक्वायर हुआ तो उन्होंने अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस शो करी, जिसकी वजह से प्रोकैरियोटिक सेल्स गॉट इवॉल्व्ड इनटू द यूकैरियोटिक वंस। तो ये एक फर्स्ट चेंज बोला जाता है। नेक्स्ट आया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आपको पता है छोटे होते हैं साइज में यूकैरियोट्स के कंपैरिजन में। तो ये बोला गया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है उन्होंने अपना साइज बड़ा कर दिया, तो लार्जर साइज जनरेट किया, जिसकी वजह से वो यूकैरियोटिक सेल्स में कन्वर्ट हो गए। एंड इसके अलावा उन्होंने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स वगैरह भी डेवलप करना शुरू कर दिए। थर्ड बोला जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये बेसिकली है क्या, तो ऐसा बोला गया कि कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जाके सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहने लग गए, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, ये आपने सुना होगा, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियल सेल्स हुआ करते थे। और फिर वो यूकैरियोटिक सेल्स में आके उन्होंने क्या किया, अपने कुछ कुछ फंक्शंस लूज कर लिए, क्योंकि उन्हें बने बनाए प्रोटीन्स मिल रहे थे, सब कुछ मिल रहा था, तो खुद बनाने में एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बैक्टीरिया थे जो सिम्बायोटिकली यूकैरियोटिक सेल्स में रहने लगे और एनर्जी या कुछ ना कुछ चीज़ों की प्रोडक्शन जो है वो करने लग गए। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ बोली जाती है, हेट्रोट्रॉफ थे इनिशियली, बाद में जो यूकैरियोटिक सेल्स बने जब उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट आ गया तो वो ऑटोट्रॉफ बन गए। तो इस तरीके से हेट्रोट्रॉफ से ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो डेवलप हुए, तो वो आपको बताया गया है। नेक्स्ट फिर बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया जब आया तो उसकी वजह से एरोबिक ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए। एरोबिक कैसे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है, रेस्पिरेशन वगैरह में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी पाथवे शो करता है। तो वो बताया गया कि एरोबिक ऑर्गेनिजम्स इस तरीके से डेवलप हुए। पहले एरोबिक कंडीशंस नहीं थी, तो इसीलिए जो स्टार्टिंग में कीमोहेट्रोट्रॉफ्स थे वो अनएरोबिक कंडीशंस में सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिजम्स थे। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई इवोल्यूशन ऑफ सेल के बारे में। नेक्स्ट आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हमारी आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत बड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि अभी वीडियो खत्म हो जाएगी, थोड़ी सी लंबी चलने वाली है, तो प्लीज़ इसको ढंग से समझना। यही है जो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया है सेल बायोलॉजी का, इससे पहले तो सिर्फ कहानी थी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो हम पढ़ते हैं ना, उसमें आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल, इसके अलावा एक और हम टर्म यूज करते हैं सेमी परमिएबल। हम ज्यादातर सोचते हैं कि दोनों टर्म्स जो हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं, बट ऐसा नहीं है, दोनों जो हैं वो अलग अलग हैं। कैसे, सेमी परमिएबल मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट्स को पास नहीं होने दे रही, सॉल्वेंट को जाने दे रही है। सेमी मतलब हाफ, तो सॉल्वेंट कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन, सॉल्वेंट कैन क्रॉस दी मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन जो है उसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं हम, तो वो जो है सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने दे रही है, सॉल्यूट को नहीं, क्योंकि हर एक सॉल्यूशन में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो इसीलिए सेमी हाफ के लिए बोला गया है, क्योंकि सॉल्यूट नहीं जा पा रहे हैं बट सॉल्वेंट पास हो रहा है। सिलेक्टिवली का मतलब होता है कि कुछ सॉल्यूट्स पास हो सकते हैं। देख रहे हो, दोनों का मतलब अलग अलग है, हम ज्यादातर सोचते हैं कि दोनों एक ही चीज है, बट ऐसा नहीं होता। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब सिलेक्टिव सॉल्यूट्स जा सकते हैं, सिलेक्टिव सॉल्यूट्स कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो इस चीज का मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि देयर आर सर्टेन solute particles which can easily cross the membrane either with the help of the energy or without the energy consumption, दोनों में से किसी भी तरीके से हो सकता है। एंड सिलेक्टिव है ये प्रोसेस क्योंकि सारे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो रहे हैं, तो जो लंबे लंबे बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, लार्जर पार्टिकल्स हैं, वो इजीली क्रॉस नहीं कर सकते मेम्ब्रेन को, बट जो छोटे हैं वो इजीली जा सकते हैं, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट जो है, आपने एक और चीज़ इसके बारे में सुनी होगी, वो है जो हम फ्लूइड मोज़ैक मॉडल पढ़ते हैं, तो उसके बारे में भी लिख लेते हैं, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। अब ये जो मॉडल है ना, इस मॉडल को दिया किसने था, तो दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन, आपने सुना होगा, सिंगर एंड निकोलसन।
ठीक है। अब आप एक चीज सोच रहे होगे, मैंने सेल थ्योरी का भी बता दिया, साइंटिस्ट का भी बता दिया, मैंने ईयर नहीं बताया। एक्चुअली क्या होता है ना, ईयर वाली चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप याद कर सकते हो तो आप करो, नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे याद नहीं होते तो मैं जनरली स्किप कर देती हूँ। तो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो है, सिंगर एंड निकोलसन, दो साइंटिस्ट ने दिया था। यही है जो मेजरली, जो बोल सकते हो आप, एक्सेप्टेड मॉडल है, जिसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, सबसे ज़्यादा माना जाता है। एंड ये मॉडल जो है वो कुछ टर्म्स जो है इस मॉडल के थ्रू हम यूज़ करते हैं। एक होता है फ्लूइड, ठीक है। एंड कैसा वाला फ्लूइड, इसे बोला जाता है क्वैसी फ्लूइड। क्वैसी फ्लूइड का मतलब सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो कि पार्शियली फ्लूइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्शियली फ्लूइड है इस सेंस में कि जैसे जैसे मटेरियल ऐड ऑन होता जाएगा वैसे वैसे उसके अंदर जो भी लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि उनकी पोजीशन फिक्स्ड है, क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ फ्लोइंग फ्लूइड चीज के साथ ही होता है। तो इसीलिए हम यहाँ क्वैसी फ्लूइड टर्म जो है वो यूज करते हैं। दूसरी चीज जो बोली जाती है वो ये कि लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है। लिपिड बाइलेयर का मतलब सिंपल सा है, जैसे हम ऐसे बनाते हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स, ऐसे गोल गोल उनके हेड बनाते हैं एंड उनकी फिर हाइड्रोफोबिक टेल्स बनाते हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से वो होते हैं, बट दो लेयर होती हैं, तो बाई लेयर इसीलिए बोला गया है, इस तरीके से होता है। तो इनर हाइड्रोफोबिक रीजन होता है एंड आउटर हाइड्रोफिलिक होता है। तो ये वाला हाइड्रोफिलिक वाला रीजन हो गया, एंड ये वाला जो होगा ये हाइड्रोफोबिक वाला रीजन है। तो अगर किसी सब्सटेंस को मूव करना है, क्रॉस करना है, तो वो अगर हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, वाटर लविंग अगर सब्सटेंस है, तो वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, बिकॉज इंटरनली मेम्ब्रेन की बायोलिपिड लेयर जो है उसके अंदर ये हाइड्रोफोबिक रीजन है। तो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस कैन नॉट मूव इजिली थ्रू दी मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज आती है वो ये कि लिपिड मेम्ब्रेन तो हमने बोल दिया। अब इसके बाद हम मोज़ैक टर्म क्यों यूज कर रहे हैं। तो फ्लूइड तो आपको पता चल गया, मोज़ैक का मतलब क्या है। मोज़ैक का मतलब है कि सेम टाइप के प्रोटीन इसके अंदर नहीं होते, तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। एंड वो सारा जो भी मोज़ैक है ये किस चीज का है, प्रोटीन्स का है, जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है। अब कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं ना यहाँ पे, मोज़ैक के सेंस में, मोज़ैक बेसिकली एक पैटर्न होता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये रीजन है, तो कहीं कहीं पे ऐसे पैची पैची टाइप का कुछ एरिया आपको दिखेगा। इसी तरीके की अरेंजमेंट को मोज़ैक अरेंजमेंट बोलते हैं। तो प्रोटीन्स यहाँ हर जगह नहीं होते, कहीं कहीं होते हैं, अलग अलग जगह पे लोकेटेड होते हैं। अब ये प्रोटीन्स के दो टाइप में आपको बता रही थी। एक होता है जिन्हें बोला जाता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इंटीग्रल मतलब वो अंदर है, उनका हाइड्रोफोबिक रीजन से प्रोटीन क्रॉस कर रहे हैं इस तरीके से। अगर ये लिपिड बाइलेयर है तो इंटीग्रल इस तरीके के होंगे, ठीक है। एक होते हैं जिन्हें बोला जाता है पेरीफेरल प्रोटीन्स। पेरीफेरल का मतलब क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ पेरीफेरी पे, कॉर्नर्स पे अरेंज्ड होंगे, इस तरीके से कहीं कहीं अरेंज्ड होंगे, ठीक है। अब इंटीग्रल वालों को इजीली निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड है, अंदर बिल्कुल अंदर जा रहे हैं, तो इसीलिए निकालना मुश्किल होगा। तो इनके लिए हम जनरली डिटर्जेंट्स वगैरह का यूज करते हैं रिमूवल के लिए, बट पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन इजीली रिमूव किए जा सकते हैं। तो ये दो टाइप होते हैं। इंटीग्रल ही है जिसके अंदर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी आते हैं। एक्चुअली जो मैंने यहाँ बनाया है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ही है। तो इंटीग्रल का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो पार्शली बरिड है, बिल्कुल अंदर तक नहीं है, जैसे मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ आपको इस तरीके से। तो इसे भी इंटीग्रल ही बोला जाएगा, क्योंकि ये अंदर एम्बेडेड है हाइड्रोफोबिक रीजन में। बट ट्रांस मेम्ब्रेन ये तब होगा जब ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है दोनों साइड से, इधर से भी इधर से भी, तब उसे ट्रांस मेम्ब्रेन बोला जाएगा। तो इंटीग्रल का एक टाइप होता है ट्रांस मेम्ब्रेन। चलो, अब दो चीजें तो हमने पढ़ ली, इसके अलावा ये भी बोला जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एडिशनली कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, और क्या हम पढ़ रहे हैं। तो किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर आपको लिपिड्स मिलेंगे, लिपिड्स के अलावा आपको प्रोटीन मिलेगा, एंड प्रोटीन के अलावा आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स।
ठीक है। अब इनका जो भी ये अमाउंट है, मतलब ऐसा नहीं होता कि फिक्स्ड होता है, ये जो भी अमाउंट है वेरी करती है, इनकी परसेंटेज अलग अलग होती है अलग अलग सेल्स के अंदर, तो वो आपको याद रखना है। बट ना आप जिसका याद करने वाला है वो है ह्यूमन के रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स जो ह्यूमंस के होते हैं उसमें 43% लिपिड होता है एंड 49% प्रोटीन होता है। अब यहाँ पे ना याद करने वाली चीज क्या है, आप एग्जैक्टली ये परसेंटेज याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो एक चीज याद रखना, सिर्फ आप ऑप्शंस देख के आपको याद आ जाएगा कैसे। ज्यादा प्रोटीन होता है एज कंपेयर टू लिपिड्स, दोनों की परसेंटेज ऑलमोस्ट सिमिलर है, 40 की ही लाइन में जैसे आप देख सकते हो, बट प्रोटीन ज्यादा है लिपिड कम है, तो ये याद रखना। इतना याद कर लोगे तो आपको ये वैल्यूज ज्यादातर स्विच करके दी जाती हैं ऑप्शंस में, 49% लिपिड लिख दिया होगा या 43% प्रोटीन लिख दिया होगा, इस तरीके से। तो ज्यादा प्रोटीन है लिपिड कम होता है, बस इतना याद रखना। एंड जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना जनरली 5 to 10% होते हैं, बट उनका भी परसेंटेज वेरी करता है, तो वो मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, तो वैसे याद रखना। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट ये चीज आती है, मैंने आपको एक फॉस्फोलिपिड, एक लिपिड का एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था इस तरीके का, हेड एंड टेल। ठीक है। अब क्या होता है, ये जो हेड होता है ना, यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं, तो यहाँ पे अल्कोहल होता है, ठीक है, फॉस्फेट होता है, क्योंकि हम फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं, हम जब भी बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है, तो याद रखना अल्कोहल, फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल, ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाती हैं, हाइड्रोफिलिक हेड बनाती हैं। तो हेड वाला रीजन इन तीन चीजों से मिलके बना होता है। एंड ये जो टेल्स होती हैं ये होती हैं फैटी एसिड वाला रीजन, तो फैटी एसिड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे ना हम बोलते हैं किंक्स प्रेजेंट होते हैं, किंक्स का मतलब क्या होता है, किंक्स का मतलब ये इस तरीके से पैरेलल आपको नहीं दिखता है, इस तरीके का नहीं होती टेल्स, टेल्स जनरली कुछ इस तरीके की होती हैं, ऐसा ऐसा दिखेगा आपको। तो ये जो दिख रहा है ना, ये वाली टेल थोड़ी सी उधर को जा रही है, इसको किंक बोलते हैं। ये किंक जनरली किस वजह से होता है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की वजह से होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की वजह से क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड वगैरह ट्रिपल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट होगा, उसकी वजह से यहाँ पे ये जो भी किंक जो है वो जनरेट हो जाता है। तो आप याद रखना, दो फैटी एसिड टेल्स होती हैं एंड एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है विच इज मेड अप ऑफ अल्कोहल, फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल। तो ये मैंने आपको बताया। अब लिपिड्स जो होती हैं ना वो तीन टाइप की होती हैं, मैं फॉस्फोलिपिड की आपसे यहाँ बात कर रही थी, बट तीन टाइप की होती है, तो वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इधर नीचे लिख देती हूँ। लिपिड्स के टाइप्स हैं ये एक्चुअली मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं इस पीपीटी को, इसका लिंक नीचे अटैच कर दूंगी, आपने डाउनलोड करना होगा तो आप वो भी कर सकते हो। अब लिपिड्स तीन टाइप की होंगी, एक है फॉस्फोलिपिड्स जिनकी हम जनरली बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा होती हैं ग्लाइकोलिपिड्स जिसके अंदर शुगर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं, तो फॉस्फेट होगा तो फॉस्फोलिपिड, ग्लूकोज या कुछ भी कार्बोहाइड्रेट होगा तो ग्लाइकोलिपिड, एंड स्टिरॉल्स भी होती है। तो ये तीन मेजर टाइप की लिपिड्स हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। अब तीनों के बारे में हम इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ेंगे, तो हम देख लेते हैं तीनों के बारे में नेक्स्ट पेज पे। यस, कलर चेंज कर लेते हैं। तो फॉस्फोलिपिड पहले डिस्कस करते हैं, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, तो फॉस्फेट यहाँ का इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। दो टाइप की फॉस्फोलिपिड्स होती हैं, तो जब भी इनके टाइप्स की बात करोगे दो मिलेंगे, एक होते हैं जिन्हें बोलते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, एक होते हैं जिन्हें बोला जाता है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। अगर ग्लिसरॉल से बनेंगे तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होंगे, ठीक है, तो इनके अंदर ग्लिसरॉल होता है, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल बोल सकते हो। तो फॉस्फोलिपिड्स डेराइव्ड फ्रॉम ग्लिसरॉल आर द ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो ये याद रखना है।
एंड ये जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स है ना, इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। इन्हें बोलते हैं फॉस्फोग्लिसराइड्स। ये टर्म आपने ज़्यादा कॉमनली सुनी होगी। फॉस्फोग्लिसराइड्स टर्म जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया। ठीक है, तो ये याद रखना है। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड जो होती हैं उनके अंदर एक अमीनो अल्कोहल प्रेजेंट होता है, एंड उस अमीनो अल्कोहल का नाम होता है स्फिंगोसिन। अमीनो अल्कोहल क्या नाम है? स्फिंगोसिन। ठीक, तो स्फिंगोसिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो मैंने आपको बताया। सबसे ज्यादा कॉमनली पाए जाने वाला स्फिंगोफॉस्फोलिपिड कौन सा है, तो वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। सबसे कॉमनली जो मिलेगा आपको उसे बोला जाता है स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन, तो ये याद रखना सबसे कॉमन स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है जो आपको देखने को मिलता है। एंड 4 टाइप के फॉस्फोलिपिड्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। फॉस्फेटिडाइल सीरीन, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलमीन, स्फिंगोमाइलिन एंड इसके अलावा फॉस्फेटिडाइल कोलिन। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि मोस्ट अबंडेंट, यहाँ मैं इस तरीके से मार्क करके लिख देती हूँ, मोस्ट अबंडेंट phospholipids in the plasma membrane. Phospholipids in PM is for plasma membrane। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन। दूसरा कौन सा है? फॉस्फेटिडाइल सीरीन, फॉस्फेटिडाइल सीरीन। नेक्स्ट है फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलमीन, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलमीन, इथेनॉल अमीन। एंड एक होता है स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोमाइलिन। आप सोच रहे होगे ये लाइन बार बार क्यों बन जा रही है, ये मुझे भी नहीं पता किस तरीके से बन रही है। देखते हैं अगर ये किसी तरीके से रिमूव हो पाएगी तो। इरेजर से हो रही है, ठीक है, ये बन जाती है खुद ब खुद। मैं, मेरी गलती नहीं है इसमें, बस समझ जाओ आप क्या बोल रही हूँ मैं। तो ये मैंने आपको कुछ कुछ चीज़ें बताई। सबसे ज़्यादा अबंडेंट फॉस्फोलिपिड्स कौन कौन सी हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो ये 4 हैं जो आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है ये। एक्चुअली क्या है ना कि आपको एक फॉस्फोलिपिड्स की डिस्ट्रीब्यूशन का एक ग्राफ होता है, वो याद रखना है। वो ग्राफ जो है ना उसके अंदर बताया जाता है कि किस साइड पे, साइटोप्लाज्मिक वाली साइड पे या एक्सोप्लाज्मिक वाली साइड पे कितने कितने कौन कौन से फॉस्फोलिपिड्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो वो मैं आपको अभी बताऊंगी बाद में। पहले हम ग्लाइकोलिपिड्स और स्टिरॉल्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो हमने यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स के बारे में डिस्कस किया, अब हम आगे देखते हैं ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में देखते हैं अब। ठीक है, तो नेक्स्ट है ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, अब ग्लाइकोलिपिड्स जो होती हैं ना, इनके अंदर जैसे ग्लाइको टर्म मैंने आपको बताई, तो लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होते हैं प्लस क्या होता है? लिपिड्स। ठीक है, ये दो चीजें आपको ग्लाइकोलिपिड्स में देखने को मिलेंगी। इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं, एग्जाम्पल्स आपको याद करने होंगे सबके, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ सेरिब्रोसाइड। ठीक है, गैंग्लियोसाइड भी आपने सुना होगा, गैंग्लियोसाइड। ठीक है, ये सब कुछ ग्लाइकोलिपिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट मैंने आपको स्टिरॉल्स के बारे में बताया था। ठीक,
अब स्टेरॉल्स जो है इसके अंदर कौन कौन से आते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली 4 फ्यूज्ड रिंग होती है, स्टेरॉल का स्ट्रक्चर है ये। इसमें एग्जांपल कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल में एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि कोलेस्टेरॉल आपको सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेगा, प्लांट्स में नहीं। ये प्लांट्स में नहीं होता, एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एनिमल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही देखने को मिलेगा, बाकी सारी जगह आपको ये बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट फिर देखते हैं अब। तो नेक्स्ट चीज जो होती है वो ये कि प्लांट्स में कौन सा होता है। अगर ये एनिमल्स में है तो प्लांट्स में कौन सा होता है उसका एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। स्टिग्मा से याद रखना, स्टिग्मा आपको पता ही है प्लांट का पार्ट है। तो स्टिग्मेटोस्टेरॉल, स्टिग्मा स्टेरॉल इसे जनरली हम लिख देते हैं स्टिग्मा स्टेरॉल। ठीक है। एक साइटोस्टेरॉल भी होता है, साइटोस्टेरॉल। ये दोनों के दोनों आपको प्लांट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेंगे, तो ये याद रखना। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताया। जैसे मैंने आपको कोलेस्टेरॉल का बताया कि एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, उसमें याद रखना कि बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी कोलेस्टेरॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो वहां पे भी एब्सेंट होता है। सिर्फ एनिमल लिखा है तो एनिमल ही याद रखना है। नेक्स्ट आपने कुछ टर्म्स सुनी होंगी, वो टर्म मैं यहाँ लिख देती हूँ। लिपिड राफ्ट सुना होगा आपने, लिपिड राफ्ट क्या होता है। तो जैसे हम इसे कंपेयर कर रहे हैं एक सी से, सी बोल सकते हो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो उसके अंदर लिपिड राफ्ट की तरह काम करते हैं, राफ्ट की तरह ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो कुछ कुछ लिपिड्स, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे टाइप के लिपिड्स होते हैं एंड मेजोरिटी में फॉस्फोलिपिड एग्जिस्ट करता है, बट बहुत सारे और भी लिपिड्स हैं जो छोटे छोटे राफ्ट्स की फॉर्मेट में मोज़ैक पैटर्न जैसे बताया था ना, वैसे कहीं कहीं लाई करते हैं। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो कहीं कहीं पे राफ्ट की तरह इस तरीके से लाई करेंगे। किस किस से लिपिड राफ्ट बना होता है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। कोलेस्टेरॉल होता है इसके अंदर, अगर वही चीज एनिमल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी तो। ठीक है, या फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलेगा स्पिंगोलिपिड। स्पिंगो फॉस्फोलिपिड का ही टाइप है, पीछे बताया था स्पिंगोलिपिड। तो ये सब आपको लिपिड राफ्ट्स के अंदर देखने को मिलेंगे, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या होता है, एक लाइपोसोम नाम की चीज भी होती है। तो जब क्या होता है, अगर मान लो आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसरप्ट किया या फिर वाटर के अंदर डाल दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, छोटे छोटे इस तरीके के स्फेरिकल बबल जैसे कुछ चीजें बन जाएंगी, इन्हें बोलते हैं लाइपोसोम। लाइपोसोम किस लिए, क्योंकि ये लिपिड बायलेयर से बने हैं, तो यहाँ लिपिड बायलेयर है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरी लिपिड बायलेयर है। तो लाइपोसोम इस तरीके के छोटे छोटे स्फेरिकल से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आती है वो वाली चीज जो मैं आपको बता रही थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जो भी सब्सटेंसेस हैं वो कौन कौन सी फॉस्फोलिपिड्स लाई करती हैं, तो वो भी देख लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से बना लेते हैं। ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। ये है आपकी एक एक्सिस, दूसरा एक्सिस बना दिया। ठीक है, टोटल फॉस्फोलिपिड की बात करो तो दोनों के अंदर बराबर होते हैं। हम ना यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्मिक एरिया है, साइटोप्लाज्म की साइड। ठीक है, और इसे बोला जाता है एक्सोप्लाज्मिक। एक्सोप्लाज्मिक का मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाला रीजन है। ठीक है, तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला रीजन हो गया और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाला रीजन हो गया, तो ये आपको याद रखना है। अब ये दो चीजें मैंने आपको बताई, एक्सोप्लाज्मिक एंड साइटोप्लाज्मिक रीजन। तो जब भी आप बनाओगे ना तो कुछ इस तरीके से बनता है ये, थोड़ी सी टेढ़ी होगी लाइंस, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बन रही है। इस तरीके से ऑलमोस्ट सेम टोटल है ये, टोटल फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, टोटल फॉस्फोलिपिड्स दोनों में ऑलमोस्ट बराबर होती हैं, बट आपको एक्सोप्लाज्मिक साइड पे जो ज्यादा मिलेगी वो कौन सी होती है, तो वो लिख लेते हैं।
दो होती हैं जो एक्सोप्लाज्मिक एरिया में आपको ज्यादा दिखती हैं, और दो होती हैं जो कि आपको साइटोप्लाज्मिक वाले रीजन में ज्यादा दिखती हैं। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ बनेगा इसका। इन्हें सेपरेट डिस्टिंग्विश करने के लिए थोड़ा अलग टेक्सचर दे देते हैं। ठीक है, अब कौन सी वाली की बात कर रहे हैं हम? ये वाली जो है ये है स्पिंगोमाइलिन। स्पिंगोमाइलिन, तो स्पिंगोमाइलिन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी साइटोप्लाज्म के दूसरी साइड, एक्सोप्लाज्मिक साइड। सिमिलरली फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ये वाला जो है ये है फॉस्फेटिडाइल कोलिन। फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ये वाला ना ग्राफ अच्छे से याद कर लेना, ये ग्राफ आता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वाली फॉस्फोलिपिड हो सकती है। ये वाला जो ग्राफ बनेगा ये फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलमीन का बनेगा। फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन। ठीक, और ये वाला जो बनेगा साइटोप्लाज्मिक वाले में, ये वाला होता है फॉस्फेटिडाइल सीरीन। हमने पढ़े थे ना इनके टाइप्स, फॉस्फोलिपिड के टाइप्स हैं फॉस्फेटिडाइल सीरीन। ठीक, तो इस तरीके का ग्राफ जो है वो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। ये एक्सोप्लाज्मिक एरिया आपको बता दिया, ये साइटोप्लाज्मिक एरिया। तो साइटोप्लाज्मिक में ये दोनों एंड एक्सोप्लाज्मिक में वो दोनों फॉस्फोलिपिड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ग्राफ हो गया एक। नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है कि फ्लिपेज और फ्लॉपेजेस क्या होते हैं, तो वो भी मैं आपको यहीं लिख के बता देती हूँ। तो एक होते हैं एंजाइम्स जिन्हें बोला जाता है फ्लिपेजेस। फ्लिपेजेस जो होते हैं ना, ये पी टाइप एटीपीएज होते हैं। ये पी टाइप एटीपीएज का मतलब क्या, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। पी इज फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मिलते हैं, एटीपीएज हैं। तो एटीपी यूटिलाइज करते हैं, तभी सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, तो इसलिए बोलते हैं। फ्लिपेज कहाँ भेजेंगे, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये टू टू जरूर याद रखना, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, टू साइटोप्लाज्मिक एरिया। टू साइटोप्लाज्मिक एरिया, साइटोप्लाज्मिक एरिया की साइड फ्लिप कर देते हैं ये किसी भी पर्टिकुलर, किसको, फॉस्फोलिपिड को। तो दीज ट्रांसपोर्ट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स फ्रॉम द आउटर लेयर टू द साइटोप्लाज्मिक एरिया। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोलिपिड को ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, दूसरों को नहीं, ये याद रखना। नेक्स्ट आता है फ्लॉपेजेस। फ्लॉपेज उल्टा होता है फ्लिपेज का। ठीक, फ्लॉपेज जो होते हैं ये एबीसी ट्रांसपोर्टर में आते हैं, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि होते क्या हैं। एबीसी ट्रांसपोर्टर्स बोलते हैं। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये कहाँ भेजेंगे, टू एक्सोप्लाज्मिक एरिया। एक्सोप्लाज्मिक एरिया। ठीक है, तो जैसे ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर थी, इसके अंदर मान लेते हैं कि ये एक्सो वाला एरिया है, ये साइटो वाला एरिया है। ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है इस तरीके से। तो फिर क्या होगा कि अगर कोई लिपिड पार्टिकल इस तरीके से इस साइड पे प्रेजेंट है, तो फ्लिपेज उसे साइटोप्लाज्मिक वाली साइड पे भेज देगा। ठीक है, फ्लॉपेज उल्टा काम करता है। फ्लॉपेज क्या करेगा, अगर ये एक्सो है ये साइटो है, तो ये साइटो से इधर कोई होगी लिपिड, तो उसे दूसरी साइड भेज देगा। ये इनका सिंपल सा काम होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किधर से कहाँ भेज रही है, फ्लिप कहाँ कर रहा है और फ्लॉप कहाँ कर रहा है, ये दोनों चीज याद रखना। और कुछ होते हैं एक और एडिशनली, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उन्हें बोलते हैं स्क्रैम्बलेज। स्क्रैम्बलेज, स्क्रैम्बलेज क्या होते हैं, ये दोनों लिपिड मेम्ब्रेन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन्हें जाना जाता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिपिड्स।
ठीक है, दोनों मोनोलेयर, मोनोलेयर बोला जाता है एक्चुअली जो भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर्स होती हैं, तो ये दोनों मोनोलेयर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है जो भी लिपिड्स के हैं उनका। ठीक है, तो ये याद रखना। एंड यहाँ पे एक और चीज याद रखना, इट डज नॉट रिक्वायर एटीपी, नो एटीपी रिक्वायर्ड, एटीपी नहीं चाहिए होता स्क्रैम्बल एज को, एटीपी नहीं चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, ओनली कैल्शियम इज रिक्वायर्ड, कैल्शियम इज रिक्वायर्ड, सिर्फ कैल्शियम चाहिए, एटीपी की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जो भी लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। एक तो ये वाला मूवमेंट है जो मैंने आपको बताया, इस टाइप की मूवमेंट को हम बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, रोटेट, एक मोनोलेयर से दूसरी मोनोलेयर में जाना। एक होता है लेटरल मोशन, लेटरल होता है इस तरीके से, तो अगर यहाँ थी लिपिड, जो भी लिपिड मॉलिक्यूल है तो वो दूसरी साइड जा रहा है, तो उसे लेटरल बोलेंगे, इसे लेटरल मूवमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप टाइप का डिफ्यूजन जो है वो आपको लिपिड मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलेगा, जिसमें एनर्जी चाहिए, यानी वो पैसिव नहीं है। नेक्स्ट आता है फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन जो भी होती है वो फ्लूइडिटी किस तरीके से शो करती है। तो फ्लूइडिटी किस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, वो फ्लूइडिटी मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम मेम्ब्रेन प्रोटीन से स्टार्ट करेंगे। यही लिख रही हूँ मैं उसके बारे में भी, फिर हम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स डिस्कस कर लेंगे। देखो, फेज ट्रांजिशन बोला जाता है, तो अगर जेल लाइक है, जेल लाइक, तो वो होगी लो टेम्परेचर पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर जेल की तरह है, यानी बहुत ज्यादा फ्लूइड नहीं है, तो वो लो टेम्परेचर पे है। बट जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, हाई टेम्परेचर शो करोगे, वैसे ही फ्लूइड हो जाएगी, फ्लूइड लाइक, इसलिए क्वैसी फ्लूइड बोला होगा, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, क्वैसी फ्लूइड इसलिए बोलते हैं, पार्शियली फ्लूइड है, कंप्लीटली फ्लूइड नहीं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया। एंड फ्लूइडिटी को डिटरमाइन करने वाला मेजर जो चीज होती है उसे कोलेस्टेरॉल बोलते हैं, तो वो आपको याद रखना है। तो कोलेस्टेरॉल बेसिकली ज्यादा फ्लूइड होने से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रोकता है। ठीक है, एक और चीज जो कोलेस्टेरॉल में हम पढ़ते हैं वो ये भी होती है कि कोलेस्टेरॉल जो होता है, यहाँ लिख रही हूँ, कोलेस्टेरॉल लो टेम्परेचर अगर है तो फिर प्रिवेंट्स फ्रीजिंग, फ्रीज होने से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रोकता है, प्रिवेंट्स फ्रीजिंग। एंड अगर हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर, तो फिर लेस फ्लूइड रखता है, लेस फ्लूइड रखेगा मेम्ब्रेन को। ठीक है, ये दो चीजें मुझे एडिशनली आपको बतानी थी। फिर आते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्चुअली मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, वही वाले हैं जो इंटीग्रल और पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आपको बताया था। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। यहाँ पे ना कुछ हम डिफरेंट टर्म यूज करते हैं, तो वो उस उन टर्म्स की फॉर्म में मैं आपको समझा देती हूँ। तो दो टाइप के हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक, इंटीग्रल वाले को इंट्रिंसिक भी लिखा जाता है, इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, ये मेजर वाली चीज है जो आपको याद रखनी है। इंट्रिंसिक इंटीग्रल होते हैं जिनमें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी आते हैं, एंड पेरिफेरल वाले एक्सट्रिंसिक होते हैं। तो यहाँ पे बता देती हूँ, इंट्रिंसिक इंटीग्रल है एंड ये पेरिफेरल है। ठीक, अब ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ना अलग अलग टाइप के होते हैं, एक सिंगल पास होते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, तो वो होते हैं इस तरीके से, जैसे ये गया यहाँ उसका रीजन, ट्रांस मेम्ब्रेन वाला रीजन इस तरीके से। ठीक, तो वो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया इस तरीके से, ये सिंगल पास होता है। कुछ होते हैं मल्टीपल पास वाले, मल्टीपल पास वाले, ये सारे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इंटीग्रल में आते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन
प्रोटीन्स। ठीक है, मल्टीपल पास वाले कैसे होंगे, इस तरीके से ये वाला रीजन गया, नेक्स्ट दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, इस तरीके से इन्हें बोला जाएगा मल्टीपल पास, बार बार पास कर रहे हैं जो भी बीच वाला रीजन है उससे। ठीक है, कुछ पोरिन प्रोटीन्स भी होते हैं, पोरिन भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स ही होते हैं जो बेसिकली पोर लाइक चीज प्रोवाइड करते हैं जिससे सब्सटेंसेस इजीली मूव करते हैं, जैसे एक्वापोरिन हम एग्जांपल लेते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, तो वो आपको याद रखना है, तो वो मैंने आपको यहाँ चीज समझाई। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दी। अब फ्रीज फ्रैक्चर और फ्रीज ईचिंग की बारी आती है कि ये क्या होते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। बेसिकली ये जो भी टेक्निक्स हैं ये यूज की जाती हैं, यूज्ड टू विजुअलाइज, देखने के लिए, किस चीज को देखने के लिए, टू दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स, दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए इन दी मेम्ब्रेन, इन दी मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन में जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रोटीन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने के लिए हम फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक का यूज करते हैं। यहाँ पे फ्रीजिंग के लिए जो यूज की जाती है, फ्रीजिंग के लिए जो चीज यूज की जाती है उसे हम बोलते हैं लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं जिसका -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ये सैंपल को इमोबिलाइज करने के लिए, ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड की तरह बहती ना रहे, फ्रीज हो जाए, ताकि उसके अंदर जो जो प्रोटीन है जहां जहां है उन्हें इजीली देखा जा सके, तो उसके लिए ये होती है। फिर जो भी स्पेसिमेन होता है पहले लिक्विड नाइट्रोजन में डालते हैं, वो फ्रीज हो जाता है, फिर उसे फ्रैक्चर करते हैं, तो फ्रैक्चर करने के लिए हम माइक्रोटोम नाइफ का यूज करते हैं, माइक्रोटोम, बहुत थिन सेक्शन बनाने के लिए इस मशीन का यूज करते हैं, उसका नाइफ होता है, उसे यूज करते हैं। बस याद रखना है कि ये कोल्ड होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रीज करा है हमने तो पहले कोल्ड था हमारा सैंपल, तो अभी भी सैंपल जो है वो कूल ही होना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा ना कि आपकी जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस तरीके से सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये थी उसकी लिपिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और ये आपका प्रोटीन था मान लेते हैं इस तरीके से, तो एक वाली साइड जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है वो दूसरी वाली साइड से सेपरेट हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने माइक्रोटोम की नाइफ से कट करा ताकि वहां पे ना एक वेंट सी बन जाती है, एक गड्ढा सा हो जाता है, क्योंकि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन वहां पे लाई कर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से एम्बेडेड प्रोटीन्स को, पेरिफेरल प्रोटीन्स को देखना इजी होता है। एंड फ्रीज ईचिंग होती है वो वाली टेक्निक, ये तो फ्रीज फ्रैक्चर थी क्योंकि हम फ्रैक्चर कर रहे हैं और फिर उसके अंदर देख रहे हैं। ईचिंग वाली जो होती है वो बेसिकली सब्लिमेशन ऑफ वाटर पे डिपेंडेंट होती है, तो वाटर की आप सब्लिमेशन करते हो, यानी डायरेक्टली वाटर टू वेपर्स कन्वर्जन, सब्लिमेशन ऑफ वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स जो हैं उनका आप सब्लिमेशन करते हो, आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया है, जो भी वाटर वेपर्स हैं उनसे आप क्या करते हो, जो भी ट्रांजिशन है ना वो ट्रांजिशन इस तरीके से होती है, सब्लिमेशन बेसिकली होता है कोई सॉलिड चीज डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब क्या है, सॉलिड चीज क्या है हमारे पास, फ्रीज फ्रैक्चर के टाइम पे हमने फ्रोजन टिश्यू यूज किया था, फ्रोजन सेल्स यूज करे थे, मेम्ब्रेन वाला रीजन, तो वो जो फ्रोजन वाला था ना वो सॉलिड है अभी, तो सीधा उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लिक्विड फॉर्म फ्लूइड फॉर्म बीच में नहीं आएगी, तो वो सब्लिमेशन करते हैं ताकि मेम्ब्रेन का सरफेस आपको इजीली दिख जाए, तो फ्रैक्चर जहाँ पे हुआ है वो आपको इजीली दिख जाए। तो पहले हमें फ्रीज फ्रैक्चर करना पड़ता है, तो फर्स्ट ये होता है, एंड सेकेंड स्टेप होता है फ्रीज ईचिंग का, तो वो आपको यहाँ पे मैंने बताया। तो ये सब चीजें हैं जो हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक आता है वो आता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्या होते हैं वो भी आपको याद रखना है। तो दो टाइप के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं जो हम पढ़ते हैं, एक होता है कैरियर, जो खुद कैरी करके लेके जाएगा सब्सटेंसेस को एक साइड से दूसरी साइड, और एक होते हैं चैनल्स जो पोर लाइक चीज बना देते हैं, उन चैनल्स के थ्रू सब्सटेंसेस जो है वो इजीली मूव कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, सारे ट्रांसमेम्ब्रेन जो भी ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं ये मल्टीपास वाले होते हैं, याद रखना,
मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, सारे मल्टीपास में आते हैं। कैरियर वाले जो होते हैं ये बेसिकली यूनिपोर्टर्स वाली कैटेगरी में आ सकते हैं, यूनिपोर्टर्स, ठीक, या फिर ये आ सकते हैं को ट्रांसपोर्टर की कैटेगरी में, को ट्रांसपोर्टर। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? तो यूनिपोर्टर जो होंगे वो एक बारी में एक ही चीज को पास होने देते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपके को ट्रांसपोर्टर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, या तो दो सब्सटेंसेस को भेजते हैं एक साथ, या तो ये सिम्पोर्टर की कैटेगरी में आते हैं, सिम्पोर्टर, या फिर एंटीपोर्टर। देखो मैं इसे सिंपली समझा देती हूँ ऐसे डायग्राम बना के, यहाँ पे देखो कलर ले लेते हैं दूसरा। यूनिपोर्टर होंगे इस तरीके से जो एक साइड से मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में भेजेंगे। को ट्रांसपोर्टर में सिम्पोर्टर होंगे जो सेम डायरेक्शन में दो सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। एंटीपोर्टर ऐसे होंगे जो अलग अलग डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इस तरीके से। एंड एक और चीज जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो ये कि चैनल प्रोटीन्स कैसे होते हैं। तो चैनल्स जो होते हैं ना इनके दो टाइप होते हैं, एक होते हैं गेटेड चैनल्स, एक होते हैं नॉन गेटेड, ठीक है। गेटेड जो होते हैं वो किसी स्पेसिफिक सिग्नल की प्रेजेंस में ही काम करते हैं, जैसे होते हैं वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज गेटेड जो वोल्टेज की, एक पर्टिकुलर वोल्टेज की प्रेजेंस में ही काम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आते हैं मैकेनिकली गेटेड, जो मैकेनिकल स्ट्रेस वगैरह में काम करते हैं तभी ओपन होते हैं, मैकेनिकली गेटेड। कुछ होते हैं जो लाइगेंड गेटेड होते हैं, किसी लाइगेंड की प्रेजेंस में काम करते हैं, ओपन होते हैं, लाइगेंड गेटेड। और कुछ होते हैं जो आयन गेटेड है, आयंस की प्रेजेंस में काम करते हैं। या फिर कुछ न्यूक्लियोटाइड गेटेड भी होते हैं, किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड के आने पे ही ओपन होंगे वरना नहीं होंगे, तो न्यूक्लियोटाइड गेटेड। तो ये कुछ टाइप्स थे गेटेड वाले के। जो नॉन गेटेड होता है उसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं होता, वो उसमें कोई गेट टाइप की चीज नहीं होती, वो ओपन ही रहते हैं मोर और लेस। बट गेटेड हैं जो कभी ओपन होंगे और कभी क्लोज होंगे, ठीक है। चैनल प्रोटीन जो होता है ना वो हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। मैं यहाँ दूसरा कलर ले रही हूँ तो यहाँ लिख लेते हैं, ये हमेशा ऑलवेज पैसिव, ठीक है, क्योंकि लाइगेंड आ रहा है, वोल्टेज आ रही है, बाहर से आ रहा है, हम खुद से कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो पैसिव होता है। बट कैरियर जो होता है ये पैसिव भी हो सकता है या फिर एक्टिव भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो याद रखना। तो ये कुछ चीजें थी जो आज की क्लास में हमें डिस्कस करनी थी। आगे आने वाली क्लास, नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है उसमें हम एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके जो अराउंड है ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है उसके बारे में भी देखेंगे। तो चैनल प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स को ज़्यादा डिटेल में, सिंपल डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह के बारे में डिटेल में हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आई थिंक आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर कुछ भी आपका डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।